अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज हुज्जाज कराम जो हैं वो हुज्जाज मुक़द्दस की तरफ रवाना हैं और आज वकूफ़ अरफा हज का अहम फ़रीज़ा अदा किया जाएगा। मैदान अरफात की तरफ अभी भी सफ़र जारी है तमाम हुज्जाज कराम का। और ख़वातीन और हज़रात, लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आए हुए आज़मीन हज आज मैदान अरफात में वकूफ़ अरफा अदा करेंगे और दुनिया भर से ये हुज्जाज कराम वहाँ पर पहुँचे हैं। आज़मीन अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज बाद में कसर करके पढ़ी जाएगी। इसके बाद नमाज मगरिब से पहले हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है और वहाँ पर फिर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाएगी और शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएंगी। फिर रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले आज क़याम किया जाएगा और फिर बादस नमाज फ़जर अदायगी के बाद मिना में अपने खैमों में वापस जाया जाएगा, जहाँ से शैतान को पहले दिन कंकरियाँ मारने के लिए जमरात रवाना होंगे और हुज्जाज कराम शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद वापस मिना में अपने खैमों में आएंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों का हज कबूल फरमाए। आज बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इस्लाम के लिए दुआ करें, अपनी तरक्की के लिए दुआ करें। आज का दिन जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, ख़ास तौर पर ये वक्त तस्वुर किया जाता है ज़ोहर और असर की या असर और मगरिब की। ये पूरा दिन ही वैसे तो बहुत कीमती है, लेकिन ज़ोहर से लेकर मगरिब की नमाज के दरमियान में बहुत ही एक कबूलियत का वक्त समझा जाता है और उस वक्त में अल्लाह की रहमत जो है वो पहले आसमान पर आई होती है। और यकीनी तौर पर आज के दिन हम सुन्नत इब्राहीमी को भी ज़िंदा करते हैं और खुतबा हज सुनकर ये भी देखते हैं कि हमने कहाँ पर अपना मुहासबा करना है, कहाँ पर हम दुरुस्त हैं। क्योंकि जिस तरीके से खुतबातुल हज में खुतबा हज्जतुल विदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा था उसका रेफरेंस दिया जाता है और उसका यही मकसद होता है कि हम सब बराबर हैं सिवाय तकवा के। हमारे दरमियान कोई भी अरबी हो, अजमी हो, कोई भी काला हो, गोरा हो, किसी को भी किसी भी नस्ल परस्ती या किसी किस्म की जो है वो सबकत हासिल नहीं है, यहाँ तक कि अगर वो तकवा इख्तियार ना कर ले। और तकवा में अल्लाह के नज़दीक वही शख्स है जो सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा है, जो परहेज़गार है और जो मुत्तकी है। बिल्कुल। तो ख़वातीन हज़रात, इसी हवाले से आज हमारे पास एक पैकेज भी है। आप लोग पैकेज मुलाहिज़ा करें और फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। आज़मीन हज मनासिक के पहले मरहले में अपनी रिहाइश गाँव से बसों के जरिए या पैदल मिना में कायम आर्जी खेमा बस्ती में जाकर क़याम करेंगे, जो ओल्ड मिना में जमरात के करीब तैयार की गई है। 9 ज़िलहज को आज़मीन हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे, जहाँ वो ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक क़याम करेंगे। वक़ूफ़ अरफात के बाद नमाज मगरिब पढ़े बगैर हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहाँ वो एक साथ मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद मुज़दलिफ़ा से शैतान को मारने के लिए 70 कंकरियाँ चुनेंगे। 10 ज़िलहज की सुबह आज़मीन मिना के लिए रवाना होंगे, जहाँ कुछ देर आराम के बाद जमरात जाएंगे और बड़े शैतान को 7 कंकर मारेंगे। कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करके बाल मुड़वा कर एहराम खोल देंगे। इसी तरह 11 और 12 ज़िलहज को भी बड़े, दरमियानी और छोटे शैतान को भी कंकरियाँ मारना मनासिक के हज का हिस्सा है। एहराम खोलने के बाद हुज्जाज कराम 10 से 12 ज़िलहज के दरमियान किसी भी वक्त बैतुल्लाह शरीफ आकर तवाफ़ ज़ियारत और सही करेंगे। जी बिल्कुल, आज बहुत अहम दिन है। सबको दुआओं में याद रखें, स्पेशली मुल्क को दुआओं में याद रखें। हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आपको लगता है कि जो ज़रूरी हैं आपके लिए, जो बहुत ख़ास हैं, उनको ख़ास कर दुआओं में याद रखें। और नजम, आपको पता है कि हज की जिस तरह से सिलसिला जारी है तो बहुत सारे इकदाम भी लिए गए हैं जो सऊदी हुकूमत है उनकी तरफ से, ख़ास तौर पर हुज्जाज को जो है वो सहूलतें देने के लिए, उनका ये सफ़र जो है वो आसान करने के लिए, उनकी इबादत जो है वो आसान करने के लिए बहुत सारी सहूलतें भी जो है वो उनको मुहैया की गई हैं। पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट की सहूलत जो है वो उनको दी गई है। बहुत सारी और चीज़ें भी जो है वो इसमें शामिल हैं और उनके बारे में भी बात करेंगे। सऊदी हुकूमत ने अल्लाह के मेहमानों की मेज़बानी के लिए और आसानी के लिए तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम तर इंतज़ामात जो है वो किए हैं और जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि ज़रूरी चीज़ें थी वो उनकी जो है ना उनको ज़रूरतें जो है वो पूरे करने के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा में होगा, वक़ूफ़ अरफा में होगा। मना मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात में मनासिक हज की अदायगी के लिए शानदार इंतज़ामात किए गए हैं। हर मुकाम पर उनकी रहनुमाई के लिए जो है वो
फ़ौज, पुलिस और रज़ाकार तैनात किए गए हैं ताकि हर किस्म की जो मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं उनको आसान से आसान तरीके से जो है वो हल किया जा सके। बिल्कुल 160 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 30 लाख आज़मीन नमाज फ़जर के फौरी बाद रवाना हो गए हैं और अभी भी सिलसिला चल रहा है मैदान अरफात पहुँचने का, जहाँ पर खुतबा हज जो है वो अदा किया जाएगा, खुतबा हज दिया जाएगा और फिर उसके बाद इस तरीके से आपने रिपोर्ट में भी सुना कि आगे का मरहला क्या होगा। कल सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और परसों इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है, तो आप लोग खुसूसी तौर पर तवज्जो दें और अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के खास तौर पर इबादत पर फोकस करें। अल्लाह आप लोगों की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं ख़वातीनो हज़रात स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। आज 27 जून है और 27 जून हर साल को मनाया जाता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का भी। और इस दिन को मनाने का मकसद है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने में उनके किरदार को सराहना है। जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी बहुत बड़ी कोशिश होती है आपकी मुल्क की इकॉनमी को आगे लेकर जाने की। कोई भी मुल्क की इकॉनमी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट किए जाते हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। लेकिन उन्हीं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए स्मॉल इंटरप्राइजेज उनका साथ देते हैं और तभी मुल्क आगे बढ़ता है। तो तमाम जितने भी हमारे आसपास ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं, छोटे वेंडर्स मौजूद हैं, छोटे लेवल पर जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, उन सबको आज सराहने का दिन है। तो तमाम बिजनेसमैन जो बड़े बड़े मुझे सुन रहे हैं कि अगर आज आप लोग निकल कर उनके हक में भी बात कर सकते हैं और उनको सराहने के लिए एक आप आवाज़ बुलंद करेंगे और ये कहेंगे खुले दिल से कि हम मदद करने को तैयार हैं तमाम ही छोटे बिजनेसेस को, ताकि वो स्ट्रांग होकर एक दिन बड़ा बिजनेस बन सकें और मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आगे बढ़ें और उनकी मदद करें और आज उनको अप्रिशिएट करें कि वो मुल्क की इकॉनमी में अपना जितना भी हो सकता है हिस्सा उसके तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया बनता है। तो इसी तरह से ये जो छोटी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रही होती हैं, लेकिन शायद हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो अक्सर हम निगलेक्ट कर जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स इनका बहुत बड़ा रोल है और अगर इनके रोल को सराहा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बात है। आगे बढ़ेंगे। नजम, पिछले दिनों टाइटन आबदोज़ जो है वो लापता हो गई थी, उसमें 5 अफराद जो है वो शामिल थे, लेकिन उसमें 2 पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद। सलमान दाऊद के हवाले से कुछ बात करेंगे। उनका ख्वाब था कि वो एक गिनीज़ बुक का रिकॉर्ड बनाए और गिनीज़ बुक का रिकॉर्ड वो क्या बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो यंगेस्ट जो है ना वो बने, इंसान बने जो कि टाइटैनिक तक का जो है वो सफ़र कर चुके थे। टाइटन आबदोज़ में जान की बाजी हारने वाले नौजवान सलमान दाऊद की वालदा का कहना है कि वो आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपना रूबिक्स क्यूब जो है वो अपने साथ लेकर गए थे। और जिस वक्त टाइटन लापता हुई, इस वक्त शहजादा दाऊद की अहलिया जो थी और उनकी बेटी वो पोलर प्रिंस नामी जहाज़ पर सवार थी और इनको जो है ये था कि राब्ता मुनक़ता हो गया। ये इनके लिए बड़ी अफसोसनाक खबर भी थी, लेकिन ये चाहते थे कि इनका बेटा जो है वो सलामत वापस आ जाए। और इसके लिए आपको पता है कि इनके जो वालिद थे वो एक अपने साथ कैमरा भी लेके गए थे ताकि वो ये जो विक्ट्री की लम्हात हैं वो अपने साथ उसको कैद कर सकें, बिल्कुल कैमरे की आंख में। लेकिन ऐसा ना हो सका और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि कैटास्ट्रॉफिक किस्म का वो कहा जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, तो आई होप कि अब जितने भी लोग यहाँ पर जाएंगे सबमरीन के थ्रू भी उनको भी ज़रा सोचना पड़ेगा कि सतह समंदर कितना नीचे जाने में, क्योंकि जो समझा जा रहा है कि तकरीबन 4 बुर्ज खलीफा की हाइट के मुताबिक जो है वो ज़ेर ज़मीन जा चुके थे और वहाँ पर जाके इतना ज़मीन का तनाव बढ़ जाता है और ग्रेविटी फोर्स इतनी हो जाती है कि वहाँ पर वो आबदोज़ भी सर्वाइव नहीं कर सकी और वो खुद ही एक्सप्लोड कर गई और वो खुद एक्सप्लोड करने के प्रोसेस को कैटास्ट्रॉफिक जो है ना वो ब्लास्ट या कैटास्ट्रॉफिक ब्लोस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये टाइटन आबदोज़ की कहानी थी जहाँ पर बहुत सारे जो है वो लोग इस वक्त गमज़दा हैं डेफिनेटली कि एक सफ़र जो निकला था खुशी की जानिब और वो एंड में ऐसे तब्दील हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो और आप लोग मैट्रिक करके बैठे हुए हैं या आप लोग सेकंड ईयर करके बैठे हुए हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूं जो अरसा दराज से कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा टेस्ट फेल हो जाता है। उन्होंने अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना है और ये कहानी है जी एक ऐसे शख्स की जो 56 साल के हो गए हैं, लियांगशाई इनका नाम है और ये यूनिवर्सिटी में इतनी कोशिशें कर रहे हैं। लियांगशाई सिचुआन यूनिवर्सिटी का नाम है और 41 वर्षों से तकरीबन 27 बार ये एंट्रेंस टेस्ट में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन अपने करियर में कामयाब लियांगशी 1 करोड़पति शख्स हैं। लेकिन इनका ख्वाब है कि जो मर्जी हो जाए उस यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा डिग्री तो मैं लाजमी करके निकलूंगा। इनका ख्वाब है, इनकी ज़िद है
जो भी है, और ये उसके लिए कोशिशें लगे हुए हैं। 27 बार फेल हुए हैं, लेकिन 28वीं बार भी एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जो है ना वो उनका कोशिश इरादा है। इतना पुख्ता है और वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार हम कहते हैं छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं। हाँ। लेकिन वो कहते हैं ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर आपका इरादा इतना मजबूत हो तो मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उनके लिए। मे बी दुआ करते हैं कि उनका एडमिशन जो है वो हो जाए, वरना वो ट्राई करते रहेंगे। नजम, जिस तरह से हम आजकल बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती जा रही हैं, लेकिन अब जिस न्यूज़ की मैं बात करने वाली हूँ वो बड़ी स्ट्रेंज भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी हैरान कुन भी है। आपको पता है, एक अदा जॉब निकली और उस जॉब के लिए कुछ लाखों में लोगों ने जो है वो अप्लाई किया, और वो जॉब इतनी अजीबोगरीब थी, लेकिन स्टिल लाखों की तादाद में जो है वो लोगों ने अप्लाई किया, इसलिए क्योंकि इसकी जो सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा थी जी। बता दी चलूँ, बरतानिया में कुत्तों की देखभाल करने वाले एक मुलाजिम के इश्तिहार पर चंद दिनों में 3000 से ज़ायद दरख्वास्तें दी गई, और इसकी वजह क्या थी जी? $127,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट किए जाएं तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। ठीक है जी। एक कंपनी ने कहा है कि एक मुलाजमत का इश्तिहार दिया था, जिसे चंद दिनों बाद हटाना पड़ा क्योंकि फ़ी घंटा सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। और मुलाजिम के ज़िम्मे जो है वो डॉग नैनी का काम था, जिसमें एक घर में रहते हुए पालतू कुत्तों का हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखना था, और मुआवजा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए 3 करोड़ 60 लाख रुपया। बिल्कुल, यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं जो है ना वो तनख्वाह ले रहा होगा किसी भी लिहाज से। मतलब बिजनेसमैन इतना जो है वो पैसा कमाने के लिए उसे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी खासी उसकी जो है ना वो रगड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पर आप एक कुत्ते का ख्याल रखें और आपको 3.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। मतलब अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर जॉब करता तो सोचें उसका महीने का खर्चा कितना निकलता, 50 लाख बहुत हाथ मार के, फिर भी 3 करोड़ 10 लाख रुपए की जो है ना वो बचत थी। इसीलिए ये फॉरेन सेविंग प्लान पे चले गए। सैकड़ों की तादाद में जो है ना वहाँ पर एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं। अच्छा, अब ईद का समय है तो ईद की भी कुछ डिस्कशन करते हैं, और ईद के हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। तो उनमें से एक खबर ये भी है कि ईद उल अज़हा के मौके पर हर कोई खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करना चाहता है, और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि कोई नया लिबास भी पहना जाए। तो इस वक्त दर्जियों के पास जो रश की सिचुएशन है और जो उनका कारोबार चल निकला है, उसके हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्जी इस वक्त जितना परेशान होते हैं, और उनसे ज़्यादा परेशान जो है हमारे घर वाले होते हैं कि कपड़े पहुंच गए, कपड़े कब मिलेंगे, कौन से बटन लगाने हैं, कौन सी लेस निकालनी है, कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है, ये हम तमाम आपको बताएंगे। और कुछ और भी ईद की खबरें हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए।
मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए बेनजीर खिदमत। बेनजीर कफालत के रवा माली साल की 34 सेमाही किस्त का इजरा कर दिया गया है और मुस्तहिक खानदानों को इजाफा शुदा 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ की अदायगियाँ बैंक की सर्विस के मसाइल और मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस 27 जून बरोज मंगल से मुतल्लिका बैंकों के मुकर्ररा रिटेलर्स के जरिए की जाएंगी। इन मसाइल की वजह से कैंप साइट पर ये अदायगियाँ बंद कर दी गयी है। इन वज़ाइफ की अदायगियाँ ईद उल अज़हा के तातीलात के बाद 3 जुलाई से दोबारा मुतल्लिका बैंकों के इन्हीं रिटेलर्स के जरिए शुरू की जाएंगी। अदायगी की कोई फीस नहीं है। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 0800-264-77 पर कॉल करें। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दर्जियों की, कितना उन पर रश होता है और कितनी लोगों को टेंशन हो रही होती है कि हमारा जोड़ा ठीक सिलाएगा, कैसा होगा। जिस तरह से नजम ने कहा कि कैसे बटन लगे होंगे, कैसा कॉलर बना होगा, बाकी सारी चीज़ें। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। बिल्कुल जी, एहसन नूर की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर माहिर कसाई और दर्जी की तलाश किसी भी मिशन से कम नहीं होती। ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर हैं। हर कोई खूबसूरत जानवर खरीदने के साथ साथ ईद पर बेहतरीन लिबास पहनना चाहता है। यही वजह है कि ईद का दिन करीब आते ही दर्जियों के काम में गैर मामूली इजाफा हुआ है। काम की ज्यादती के बायस दर्जियों की अक्सरियत ने दुकानों के बाहर बुकिंग बंद का नोटिस लगा रखा है। दर्जी कहते हैं कि दिन रात काम करके वक्त पर ऑर्डर देने की कोशिश है। अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। माशाल्लाह अभी जो काम हमारे पास पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दिन रात मेहनत करके हम काम की कवर करेंगे। रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, यही होती है कि वो कहते हैं हमें ईद से पहले कपड़े चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बना कर देंगे। दर्जियों की दुकानों पर ऑर्डर देने वालों का रश तो कम हो गया है, लेकिन काम की भरमार है। मर्द हज़रात के लिबास की तैयारी से लेकर खातीन के सूट्स की कटाई, सिलाई और कढ़ाई का काम तेजी से जारी है ताकि वक्त पर ग्राहकों का ऑर्डर दिया जा सके। बहुत ज़बरदस्त सा पैकेज था और सारे मसाइल जो है वो उसमें बता दिए गए कि क्या क्या मसाइल होते हैं, दर्जियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ईद या कोई भी ओकेजन आता है तो हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत दिखे और खूबसूरती जो है वो आपके लिबास से सबसे पहले झलकती है। तो ऑफकोर्स एक अच्छा ड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गर्मियों का मौसम है और आजकल आपको पता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों को मच्छर काट रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मच्छरों की हमसे मोहब्बत ही इतनी है कि वो बार बार आके तंग करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने लगी और वो ये है कि कुछ लोगों को मच्छर बहुत कम काटते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा काटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, मतलब किन लोगों से ज़्यादा दुश्मनी और किन से कम है। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि किन लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। जी, एक रिसर्च के मुताबिक लाल रंग का लिबास पहनने वाले लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पसीना कम आता है उनको भी मच्छर कम काटते हैं। लेकिन ये उनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं। लेकिन इस रिसर्च पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये पता नहीं किसने की है और क्यों की है, और ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की है। और क्योंकि मुझे तो इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी होती है स्वेटिंग, लेकिन उसके अलावा भी बेशुमार मच्छर जो है वो जहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊँ कोई बाहर आउटडोर, तो अच्छे खासे वो काटना शुरू हो जाते हैं। और
मेरे मुताबिक तो किसी भी डार्क कलर पे जो है ना वो मच्छर ज़्यादा पहुंचते हैं, और उसमें Black लाल पे कलर आए, especially, ब्लैक black, आए, डार्क dark ब्लू blue आए, colours पे। चारकोल आए, कोई भी डार्क कलर हो तो उसमें आए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये खबर इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप अपने घर में जब लगाएंगे तो उनकी वजह से मच्छर नहीं आएंगे, और उनमें पेटोनिया है, लेवेंडर है, पुदीने का है, लेमन ग्रास है, इक्लिप्टिक्स है, रोजमेरी है और बेसिल जैसे पौधे हैं कि इनको लगाने से मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। वैसे तो मच्छर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें देखने में आते हैं इन्हीं ग्रासी एरियाज़ में या जहाँ पर पौधे होते हैं, लेकिन ये रिसर्च के मुताबिक ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पे मच्छर नहीं आते। और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे घर में लेमन ग्रास लगा हुआ है और नहीं आते, तो नहीं आते। ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर, और मैं ये खबर सुन के जो है ना हुआ कि यार काश पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हो जाए ताकि हम उसको देखने के लिए जाएं, कि अमेरिका के अटाह की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लाल रंग की बर्फ़ पड़ी है, और साइंसदान कह रही हैं कोई नई और अजीब बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री में किसी भी वक्त हो सकती है। और इसकी वजह किसने बताई है? वाटरशेड साइंसेज डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरशेड साइंसेज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर स्कॉट हॉटलिंग के मुताबिक अगरचे आपको बर्फ के रंगों पर शुबा नहीं हो सकता क्योंकि ये सब सेल्ची का नतीजा है जो सर्द बर्फानी माहौल में परवान चढ़ता है। और ये आप लोगों के सामने लाल लाल रंग की बर्फ़ है, ऐसे जैसे किसी ने बर्फ़ पे रूह अफ़ज़ा डाल दिया हो। और मैंने ऐसे सीन्स देखे हैं यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कि लोग जो है ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, जाते हैं और जाके बर्फ़ के ऊपर जो है रूह अफ़ज़ा डाल के जो है ना उसको ट्राई और वो खा भी रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये सीन्स मैंने भी देखे हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है और मरी और स्पेशली इन एरियाज़ में लोग जाते हैं, डिफरेंट देखें इंजॉयमेंट्स होती हैं। कुछ लोग स्नोमैन बनाते हैं, कुछ बर्फ के ऊपर जो है वो गोले खाते हैं, बिल्कुल लाल रंग का शरबत डालते हैं। तो इट्स मोड ऑफ एंजॉयमेंट, आप किसी भी तरीके से जो है एंजॉय करें। बेसिक मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारें और एंजॉय करते हुए गुजारें, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे नजम, ख़वातीन के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ख़वातीन के लिए ज़रूरी भी हैं, और उनकी जो है वो खूबसूरती, उनकी हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी। ख़वातीन ना मेरे ख्याल से इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी होती हैं और वो चाहती हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत हो, नेल्स, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन ख़वातीन की जो है वो सिनफी मसावात जो है इस हवाले से भी बात करेंगे, सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से भी बात करेंगे। खास तौर पर गायनेकोलॉजी में क्या जो है ना वो नई एडवांसमेंट आ रही है या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारी रोज़मर्रा ख़वातीन, क्योंकि एक एक हॉस्पिटल में बहुत सारी डिलीवरीज भी इस वक्त आप लोगों के सामने हो रही हैं, और वो मैटरनल डैमेज जो हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और क्या केयर कंडीशन लेनी चाहिए ख़ास तौर पर जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा भी क्या हमारी ख़वातीन नॉर्मली भी क्या आपको केयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और हमें बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट मोहतरमा डॉक्टर नाजिया अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आज हम ये जिक्र कर रहे हैं, इंडीड बहुत जो है वो ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और अब लोग बात करना शुरू भी हो गए हैं। सो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखती हैं आजकल के एटमॉस्फेयर को देखते हुए भी और पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए भी, जो आपके पास डील होते हुए आती हैं? जो हमारे पास आते हैं एक्चुअली अनहेल्दी डाइट का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर हम अपने उन तमाम फोर फादर्स को देखें, अपनी दादी अम्मा को देखें, नानी अम्मा को देखें, तो उनका हम लिविंग स्टैंडर्ड या जो लिविंग जो स्टाइल था वो देखें, इट वाज वेरी डिफरेंट। कहीं ना कहीं उनके घर के काम में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली उनके एक्सरसाइजेज थी, बॉडी का जिसम रूटीन का हिस्सा थी। उसके अलावा उनकी डाइट ऑर्गेनिक फूड वो ले रहे थे। हम जो जंक फूड पे चले गए, पिज़्ज़ा बर्गर ऐड हो गया। एंड लेट मी ऑल्सो ऐड कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसमें सिवाय उन चंद चीज़ों के जब आपको कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं और आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट और वो तमाम चीज़ें बताई हैं, वो एक एक्सक्लूडेड इश्यूज़ है। अदरवाइज़ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, रोज़े अज़ल से है, और जब तक हमारा सर्वाइवल है ऑफ कोर्स रहेगा। तो हम अपनी वो डाइट्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है, देन बहुत सारे मल्टीविटामिन्स इनटेक कर लेना, और फिर एक्सरसाइजेज नहीं, वॉक नहीं, घर का काम नहीं। 9 मंथ अगर ये खातून बेड पर रहेंगी सास को रिझाने के लिए या हस्बैंड को बताने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी ना। बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं कि जैसे ही ये फेज आता है तो हमें कोई काम नहीं करना, हमें हिलना जुलना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना, कोई काम नहीं करना, हमें स्टेयर्स पे नहीं चढ़ना, हमें बहुत सारी मतलब ऐसी बहुत सारी मिथ्स कह लीजिए, या आई डोंट नो व्हाटएवर द रीजंस आर बिहाइंड द सीन। लेकिन द थिंग इज कि ये एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है, ये 9 मंथ का एक
पूरा एक ट्राइमेस्टर है, इसका इन तमाम चीज़ों से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। माँ सिवाय उन चंद स्पेसिफिक इश्यूज़ में जिसमें आपका प्लेजेंटा लो लाइन है, कुछ ऐसी आपके साथ क्रिटिकल कंडीशंस हैं और आपको बेड रेस्ट मिले हैं, दैट्स वो एक एक्सक्लूडेड बात है। अच्छा ये बताएं कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है आपके नज़दीक? आप ये समझती हैं कि ये हेल्दी डाइट होनी चाहिए और ये थ्रू आउट जो है वो आपको कैरी करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो जो ख़वातीन या जो नॉर्मली आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, ठीक है, तभी कोशिश करें कि लेट नाइट आप कुछ ना खाएं। ठीक है। हम अक्सर रात को लेट नाइट उठे, रात को 12 बजे 1 बजे फ्रिज खोला और हमने वहाँ से जो भी मिला वो खाया, और वो आपका जो स्टमक है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो उसे हज़म नहीं कर रहा, और वो सुबह तक एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, वो फूड आपकी बॉडी में स्टोर पड़ा है और आप सुबह तक उसका कोई मसरफ ही नहीं है। एग्री। अच्छा एक और मैं कॉमन चीज़ देखता हूँ हमारे घरों में, और वो ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ख़वातीन को वो चीज़ें खिलाते हैं जिस तरह देसी घी, पंजीरी या बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो आप कहते हैं कि हेल्दी हैं, लेकिन एक बच्ची जिसने सारी ज़िंदगी वो खाया ही नहीं है, उसको आप ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में इतने हैवी डाइट्स खिलाएंगे तो उसकी तो तबीयत ख़राब होगी। हाँ, देखिए खातून जंग लड़ने नहीं जा रही, जिहाद पे नहीं जा रही, वो किसी महाज पे नहीं जा रही, वो प्रेग्नेंट है, उनको यकीनन देसी घी वगैरह की जरूरत है। देखिए हर बॉडी की एक अपनी नीड है, एक अपने खास माहौल में हर बॉडी का ब्रॉटअप होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अकॉर्डिंगली होती हैं। जिस इंसान ने देसी घी नहीं खाया, देसी मुर्ग नहीं खाया, आप उसको खिलाएंगे तो वो उसके लिए कभी भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसका स्टमक उसको डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, ओन ही नहीं करेगा। ऑफ कोर्स उनका स्टमक लूज हो जाएगा, डिफरेंट उनको जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सफ़र करेगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी ना, इसके लिए तो आई विल नॉट रिकमेंड, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा वैसे हेल्दी डाइट आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या है? देखिए हेल्दी डाइट में आप अपना एक तो मूड स्विंग्स हैं आपके, वो एक अलग से चीज़ है कि उसमें आपको प्रेगनेंसी में आपको डिफरेंट फूड की चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, वो एक हार्मोनल इशू होता है, वो उसकी वजह से है। लेकिन आप हर थोड़ी देर के बाद, मैं तमाम प्रेग्नेंट औरतों से कहूँगी कि हर थोड़ी देर के बाद कुछ खाएं। प्रेगनेंसी में आप एकदम से पूरी एक रोटी नहीं खा पाते, फॉर सम आपको नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, आपका स्टमक उसको फॉर सम रीजंस ओन नहीं कर पाता, ठीक है, आप हर थोड़ी देर के बाद लें और वो आपको ग्रेजुअली डाइजेस्ट होगा। थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा फिरें, थोड़ा सा काम करें, खुद को बिजी रखें। ये पूरे 1 साल की मुद्दत है जो बहरहाल आपने गुजारनी है, ठीक है। जो बेड रेस्ट ज़रूरी है वो डेफिनेटली आप कीजिए, बट अननेसेसरी बेड पर लेटने से भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। अच्छा हम लोग ना एक और टॉपिक को ज़रा साथ ही साथ लेकर चलेंगे, बल्कि 2 टॉपिक्स को, एक तो जेंडर इक्वालिटी एंड दूसरी चीज़ ये कि मुझे बहुत लगता है कि इस पे बात करने की ज़रूरत है। रिसेंटली हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर, एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट मॉडल्स पेश किए जा रहे हैं। तो उसमें एक मॉडल आया था बहुत ही अच्छा, और वो था हेल्थ से रिलेटेड, एंड दैट इज़ अडोलसेंस गर्ल्स जो हैं, ठीक है, उनकी सेहत के ऊपर बात करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक फैक्टर है कि वहाँ पर उनकी नशोनुमा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके अगली जनरेशन को भी उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। तो डू यू रियली थिंक कि हमारे यहाँ पर एडोलसेंस ख़ास तौर पर उन पे तवज्जो नहीं दी जाती और उनकी डाइट या उनकी नशोनुमा जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, बस वही है कि सबकी ट्रीटमेंट एक साथ चल रही है सब बच्चों की, और उसी में वो बिल्कुल ऐसा ही है, सबका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, सबको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है उनके लिए, कोई अलग से कोई डाइट प्लान, कोई उनका एक अपना एक नशोनुमा के लिए उनके ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तमाम, जिसकी वजह से फिर हमें सोसाइटी में ऑन द अदर हैंड हमें ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ते हैं। एज वेल एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ कंसर्न, तो मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, मैं जहाँ पे भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ अब दुनिया तरक्की कर गई है, अब हम तालीम याफ्ता हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान भी अब अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अच्छा पढ़ रही हैं, हाँ, और अब तो अब हमें बेटा और बेटी के उससे थोड़ा सा निकल के आना चाहिए। बच्चियाँ भी अच्छा काम कर रही हैं, बच्चियाँ अच्छी जॉब्स कर रही हैं, बच्चियाँ अच्छा कमा भी रही हैं। अगर आप अर्निंग सोर्स ऑफ वो जो देखते हैं ना कि किसी का मर्द कमा के लाते हैं, वो जो एक था कि औरत घर में बैठ के खाती है, अब माशाल्लाह ख़वातीन भी इतनी अच्छी और इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो भी साथ में आपका हाथ बटाती है, और मियाँ बीवी अगर मिल के काम करते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी मैरिड लाइफ भी, या इवन दो कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लड़कियाँ पायलट भी हैं, लड़कियाँ ऑफिस में काम कर रही हैं, लड़कियाँ बसेस में भी काम कर रही हैं, तो हर तरफ काम कर रही हैं।
अब थोड़ा सा उस चीज़ से हमें निकल आना चाहिए। सही बात है, एग्जैक्टली। हमारे मज़हब में भी ये चीज़ है, औरत की अहमियत, उसकी वक़्त, उसकी हकूक़ बहुत ज़्यादा है, जो शायद दुनिया में मेरा मानना है कि कहीं पर भी नहीं है। हाँ, और तो हमें इस एक टिपिकल सोच से थोड़ा सा बाहर निकलने की बिल्कुल ऐसी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना हमें ये चीज़ें मोल्ड करनी चाहिए। अब तो शायद हो भी रही है, बहुत तरक्की कर रही है और हमें उनके साथ देने के लिए चलना नहीं पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। और अगर भागते हुए हम अपनी ख़वातीन का हाथ छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? ट्रू। अच्छा, जहाँ तक जेंडर इक्वालिटी का हम लोग जिक्र करते हैं, सो व्हाट आई बिलीव के बहुत सारे हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे हालात बेहतर होने की मज़ीद भी ज़रूरत है। हाँ। और आपको क्या गैप आपने आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर इस वक्त काम करने की ज़रूरत हमें पेश आती है एज एन इंडिविजुअल? ठीक है, देखिए जेंडर इक्वलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, तालीम और शऊर ये दो अलग चीज़ें हैं। तालीम और शऊर दो अलग चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं और मेरी सोच नहीं बदली, हाँ, तो वो शायद मुझे एक अच्छी जॉब में तो हेल्प आउट कर सकती हैं, लेकिन मुझे एक बेहतर इंसान बनने में शायद ना कर सके। और शऊर के लिए क्या एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है? देखिए, एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं नई सोच का होना ज़रूरी है। अगर मेरे वालिदैन की भी वही सोच है, फिर उन्होंने मुझे दी, मैं जिस टीचर से पढ़ी वो भी मेरी कम्युनिटी का था, मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ के थे, तो हमने नई सोच को ओन नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, तो अब तो हम कुएं के मेंढक है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो वही चीज़ सर्कुलेट करेगी, वही चीज़ करेगी, जैसे कजन्स मैरिज में वो एक ब्लड कोडिंग जो वो सर्कुलेट कर रही होती है ना, तो इसी तरह से इसमें भी एक ही आपकी वो सोच जो है ना वो सर्कुलेट कर रही होती है। फार फ्लंग एरियाज़ की अगर मैं बात करूं या एक अनपढ़ आदमी की बात करूं, तो मेरा ख्याल है बहुत इजी है उसके बारे में चलो कहना कि यार इनको तो चले शायद पता ही नहीं। थोड़ा सा अफसोस होता है जब एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके नाम के साथ इंजीनियर लगा है या कोई अच्छा पोस्ट का बंदा है और बड़ा सूटेड बूटेड आपकी तरह बाबू बन के आया हुआ है वो और बैठा हुआ है, और उसके बाद अगर आकर वो हमसे इस तरह के क्वेश्चंस या ऐसी बात करता है तो ऑफ कोर्स हमें दुख होता है। कि हम तालीम के बाद भी अगर एट द एंड ऑफ द डे वी आर रेजिंग द सेम क्वेश्चंस और हम एक ही तरह के मौजूआत पे बात कर रहे हैं, तो शायद हम भी कहीं पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। बिल्कुल। जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम यूजुअली आजकल जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट है। यस, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो हैं वो एक मस्ट हैव होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर ताकि ख़वातीन को जो है वो आगे लाया जा सके? एक माशरे की बुनियादी इकाई उसका फ़र्द वाहिद होता है, ठीक है, एक फ़र्द होता है और मुआशरा बन जाता है। ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, कोई पैकेट लाकर आपने घर में रख लिया और वो मुआशरा बन गया। हम औरत की तरबियत, उसकी सोच बदलते हैं या उसको ताकत देते हैं कि वो हमारे साथ, उसे कॉन्फिडेंस देते हैं दैट आप भी उतनी ही कीमती हैं जितने आपके भाई साहब हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपके चचा ताए हैं। ये सोच एक घर से मिलती है, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप जब उसका ब्रॉटअप कर रहे हैं तो स्लोली वो कॉन्फिडेंस, वो उसको साथ जहेज़ में जैसे हम सामान देते हैं ना, ऐसे ही उसको ये सोच भी देनी होती है। तो जब हम हर फर्द का ऐसे ही तरबियत करेंगे, अपनी ख़वातीन को ऐसे कॉन्फिडेंस देंगे, तो ऑफ कोर्स सोच क्यों नहीं बदलेगी। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे चली जाऊँ, वहाँ जाके मुझे पता चलता है जी मेरे राइट्स तो ये है, तब मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी बहुत सी डोरें माशरे के हाथ में होती हैं और शायद हम उस वक्त, फिर लोग कहते हैं कि लड़की 4 जमातें पढ़ गई है और अब तो ये आप देखेंगे ये तो बात ही नहीं मान रही है हमारी, इसीलिए तो हम इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। एक्चुअली होता ही है कि उस वक्त उनको अपने बेसिक राइट्स का पता चलना शुरू होता है, और जब आपको पता चलता है कि है ये भी मेरा, ये जो मुझ पे किया जा रहा है ये एहसान नहीं है, ये तो मेरा हक था जो मुझे मिलना चाहिए था, और आप उसके बारे में बात करते हैं तो चूँकि आप फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो सबको अजीब लगता है, तब उनको लगता है कि शायद ये तालीम का बिगाड़ है। As we are talking about gender equality, so let's talk about men now. Yes. ठीक है जी। आपको नहीं लगता कि हमने माशरे में मर्दों के साथ भी ज्यादती की है बहुत ज़्यादा? मसलन देखिए, आपने मर्द को शुरू में जो है वो कह दिया कि सबसे पहले तो उसके अंदर से इमोशंस ख़त्म किए इस माशरे ने। अच्छा, ठीक, आपको नहीं लगता कि मुझे बताएं खुद कि हमने मर्द को ये कह के कि मर्द मजबूत होते हैं, उन्हें दर्द नहीं होती, रोते नहीं हैं, ठीक है, और फिर किसी भी सरकमस्टेंस में मर्द ने जो है वो हालात को फेस करना है, और अगर वो कोई उसमें बैक ऑफ कर दे तो उसको बैक ऑफ करने के लिए पहले तो जो है ना उसको पता होता है कि जहाँ पर मैंने अपनी जो है वो बैक ऑफ किया किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पर जो है ना डायरेक्टली उंगली उठेगी तो कहेंगे कि जो है ये
किस नाम का देखिए जो मैं है आपको ये बताती हूँ एज मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग जो है वो ये सही करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन हुआ हमारे माशरे में, ठीक बिल्कुल है। ऐसा और जब है। भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम ख़वातीन को डिस्कस करते हैं, ज़रूरी है ऑब्वियसली, एक सप्रेस रही हैं काफ़ी अर्से तक, अब हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन वहीं पर मुझे लगता है कि ये भी बात करना बहुत जाहिर ज़रूरी सी है। बात है, अपने बारे में तो बात करेंगे। अपने बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे हमारे अच्छा, 48% इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़ी मर्द हैं, जल्दी उनके बारे में लेफ्ट बात आउट कर रहे फील हैं। करना शुरू हो गया कि दो खवातीन अपने हकूक की बात कर रही नहीं, हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ भी- कि हमारा टॉपिक जेंडर इक्वालिटी है ना। जी देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान या इंडिया, ये जो दो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मर्दानगी का जो एक टैग है ना, उसकी डेफिनेशंस बहुत डिफरेंट है। आदमी ने रोना नहीं है, आदमी ने ये नहीं करना। अब उस बात के पीछे आदमी कितना पिस गया, वो अपनी बात का इजहार ही नहीं कर पाया उस टैग को अपने साथ कैरी करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी सारी जो शान और शौकत है या जो भी मेरे पास ताकत है माशरती तौर पर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टैग है, तो ऑफ कोर्स वो उसको लूज नहीं करना चाहेगा। गलत है ना। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है सोसाइटी उसको एक ऐसे सिनेरियो में कैद कर देती है कि एट द एंड ऑफ द डे वो हेल्पलेस फील करता है। आपकी बेटी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, आप उसके साथ टैग लगा देते हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, जी, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। लेकिन वो अल्टीमेटली तो जो मेन कम्युनिटी है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज स्टिग्मेटाइज की हुई लेकिन है मैं ना। बताऊं आपको, मर्द और औरत में हमारे माशरे में क्या फ़र्क है। बहरहाल मर्द को कहीं ना कहीं छीन कर ज़बरदस्ती करने का थोड़ा सा इख्तियार है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेरी ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे इत्तेफाक भी करें। वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें मनवा सकता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, थोड़ा जल्दी या इजीली पसंद की शादी, अपनी पसंद की फील्ड, या उसने गाड़ी कब लेनी है, उसने बाइक कब लेनी है, तो उसकी शायद थोड़ी जल्दी, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़ाती तौर पे मानी भी जाती है। तो 5-7 हकूक़ अगर उसके नहीं भी अदा होते, 70-80 अदा हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा इस वक्त है ऐसा हक है, एक हक की मैं बात करता होता हूँ, एक की जो हमारी सोसाइटी गलत करती है, और इस पे हमने ड्यूरिंग रमज़ान बहुत बात की है, एंड दैट इज़ विरासत का हक, ठीक। उसके अलावा मैम आपको पता था कि मैं ये बात हाईलाइट करूंगी? नहीं, मैं जो है बात मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं, इक्वालिटी पेस नहीं है आपके नज़दीक? नहीं देखिए, अगर मैं एज अ डॉक्टर भी बात करूँ ना, तो एक मुआशर में एक पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने पे, इंजीनियर बनने पे, एक अच्छी डिग्री लेने पे, एक प्रोफेशनल डिग्री लेने पे थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, एक आम MA BA या ऐसा कुछ करने की निस्बत। तो जो पहली सोच जो मैंने भी फेस की या मेरी मदर ने फेस की, वो ये होती है कि यार इस बच्ची की तो शादी कर देनी है। Exactly. ठीक है, बच्चे को पढ़ाओ ना। मैम, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप ग्रेजुएट्स 15 को उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देनी थी, और वो टॉप 15 खवातीन थी। उन टॉप 15 को नौकरी दी गई, और उसके ठीक 5 साल के अंदर अंदर वो टॉप 15 की टॉप 15 उनके छोड़ के शादियां करके आगे पीछे चली गई। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसमें सोसाइटी तो चाहती है, सोसाइटी में भी आगे भी मर्द का रोल है ना। जब हमारी शादी कर देते हैं, और एक पता है कि एक डॉक्टर लड़की के साथ, एक पायलट लड़की के साथ, इंजीनियर लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है, या ये होस्ट है, आप इनकी शादी करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये बच्ची कब जॉब पे जाएगी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। और अगर आप इनकी जॉब को ओन नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है कि हम इतने एजुकेटेड हैं, हम बैठ के इस बात को डिस्कस कर लें। उस वक्त हमें एक अच्छी जगह पे एक बच्ची जॉब कर रही है, और हमें वो लड़की चाहिए, बड़ी स्लिम स्मार्ट है, बड़ी, और हम लेके जाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि यार तुम्हारी सिस्टर इन लॉ घर में थी, चाय बनानी थी, तुम तो शो के लिए तैयार होके निकल गई, तुम्हें तो खानदान की जरूरत ही नहीं है, और आप उसका जो दायरा है वो इतना टाइट कर देते हैं। अल्टीमेटली आप उसे नहीं कहते कि जॉब छोड़ो, आप उसका ऑक्सीजन लेवल इतना लो कर देते हैं, वो खुद ही सरेंडर कर देती है। और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या जो भी हूँ, बहरहाल मुझे पता है कि मुझे घर बसाना है पाकिस्तान में, ये मुझे पता है। मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देनी, और हमारी सोसाइटी में ये ब्रोकन फैमिलीज़ और ये सब, और यकीनन कहीं पर भी अच्छा कॉन्सेप्ट है भी नहीं, मैं कभी इसको प्रमोट भी नहीं करूँगी। तो आप अपनी दी बेस्ट सर्विसेज देते हैं, तो आप अच्छा कहते हैं कि अच्छा होता ये नहीं, डॉक्टर छोड़ते नहीं, हम कहते हैं 1-2 बच्चे हो जाए ना 4-5 साल के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा करूँगी। कहाँ हो सकता है दोबारा? सही बात जब एक गैप आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इवन फीमेल से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बाहर जा रही हैं तो आप अपनी जॉब करें, घर आ रही हैं, घर के कामों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। और हस्बैंड साहब तो आते हैं तो वो तो फिर वो सुल्तान सुलेमान होते हैं ना, आए शाही ताज वहाँ रखा,
और अपनी जरा वहाँ Not रखी। everyone, ma'am. हाँ? Not everyone. ये सोसाइटी चलिए आप रेशियो कैटेगराइज कर लेते हैं ना मैम। हाँ, ये हमें चाहिए कि हम जब बात करते हैं तो गलत को गलत कहा करें, सही को सही कहा करें, और ना सब गलत होते हैं ना सब अच्छा सही सर, आप मुझे होते बताइए कितने % मेल्स हैं जो घर आने के बाद कहते हैं कि अच्छा यार किचन में मैं चाय बना लेता हूँ, बेगम तुम बैठो। मैं 90% फीमेल्स आपको बता सकती हूँ जो आके कहेंगी कि मैं रास्ते से सब्जी लेती जाऊँ, मैंने घर जाके खाना भी बनाना है। मैं आपको मेंशन कर सकती हूँ। कितने मेल हैं जो आके कहेंगे कि रात को मैं बीवी का भी एक सूट इस्त्री कर दूँ, मेरी मर्दानगी डाउन नहीं होगी इस बात मैम से। है एक नॉर्मल सी बात है, नहीं फीमेल को ये होगा, मुझे भी होगा, मेरी वालदा को, मेरी बहनों को, आपको एक कॉमन प्रैक्टिस है। मैं आपको बताऊं, ये ना दोनों साइड्स पे चलती है। जहाँ पर माने इस बात को खवातीन के साथ ज्यादा देखिए, एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में मेरे अब्बू अक्सर बर्तन धोते हैं जी, वो अक्सर अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, वो अक्सर आके हमें खाना देते हैं, बहुत सारी चीजें वैसे करते हैं। लेकिन उनसे फिर मेरे भाई ने सीखा कि हाँ मेरे बाबा ये करते हैं। देखिए आपके घर में ये एजुकेट किया गया ना, आपके भाई ने ऑटोमेटिकली सीखा। आप एक और खातून को जानती हैं, क्योंकि आप एक और प्रोग्राम में वहाँ पर शरीक थी, उधर की जो होस्ट है ना, उनके वालिद साहब की भी यही ड्यूटी है। वो बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी ख़ास तौर पर जितने भी ओकेजन्स होते हैं या उनके घर में कोई मेहमान आते हैं तो वो कभी भी ख़वातीन को अपने घर की जो है ना वो काम नहीं करने देते, वो हमेशा ख़ुद काम करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। प्रोग्राम को हम क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, एक और हमारे माशरे की जो है वो है फीमेल, उन्होंने अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने हस्बैंड को दी और उनके हस्बैंड अभी तक जो है वो संभाल रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया सिंगिंग में, और इस वक्त वो पाकिस्तान का एक बहुत उभरता हुआ बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है, और वो उनकी बेगम की सेक्रीफाइस की वजह से आई, लेकिन ये दोनों का होता है। लेकिन जब हम आपके साथ एग्री करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, और ये रेशो जो है ये ऑफ कोर्स वेरी करती है, तो हमें स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग, अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, और नजम ईद आने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग ध्यान भी रख रहे हैं, और ख़वातीन का इस वक्त मेन फोकस क्या है जी? उनकी ब्यूटी और उनके ड्रेसेस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त तमाम ख़वातीन इस सोच में हैं क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरीके से पहनना है, क्योंकि हर ड्रेस को कैरी करने का डिफरेंट तरीका होता है, कौन से कलर्स पहनने हैं, तो बड़ा मुश्किल है। आई बिलीव कि आप लोगों को सजना संवरना भी चाहिए किसी भी ओकेजन पे, और वैसे भी तो गर्मियों के लिहाज से भी कुछ ट्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन खास तौर पर ईद के हवाले से बात करेंगे। इसी बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं फैशन डिज़ाइनर मोहतरमा जवेरिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। जवेरिया, क्या ट्रेंड्स इस वक्त इन है? फ़िलहाल क्योंकि समर्स हैं और बहुत जिस तरह का मौसम है, बहुत सख्त किस्म की गर्मी है, तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं। फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, और जितनी भी हम लोगों की पेस्टल कलर की पैलेट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, ताकि बड़े रिफ्रेशिंग कलर्स लगें समर में। आई नो कि 98% जो ख्वातीन हैं उनको ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, सभी को करता है, सब कोई करता है, लेकिन इस टाइम पे ये होता है कि आपको ना बस कोई ऐसा कलर हो जो आपकी आंखों में ऐसे मतलब से रिफ्रेशिंग हो, लाइक आइस ब्लू हो, लेमन येलो की साइड पे चले जाएं, मिंट ग्रीन वाले शेड्स पे चले जाएं, तो रिफ्रेशिंग कलर्स लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, और ट्रेंड्स ट्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा कि अभी एक तो फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, लॉन्ग शर्ट्स, कुर्ता स्टाइल्स, क्यूलॉट्स इसमें चले गए हैं। अब ना वो जो ट्रेंड था ना कि फिटिंग वाले जो ड्रेसेस थे, शॉर्ट ड्रेसेस, वो ख़त्म हो गया। अब जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, जितनी भी कलेक्शंस हैं, आप देखें ना, लोग बड़ा प्रेफर कर रहे हैं कि लूज़ स्टाइल में कुर्ता स्टाइल्स हों, लॉन्ग शर्ट्स हो जाएँ, नीचे क्यूलॉट्स हों, या अगर शॉर्ट शर्ट के साथ सिगरेट पैंट्स हों, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लेकिन जब ये बहुत सारे लोगों को जो है वो लूज शर्ट्स नहीं सूट करती, जो बहुत हेल्दी होते हैं इस तरह से, तो वो प्रेफर करते हैं कि नहीं वो थोड़ी फिटिंग में पहने ताकि उनकी बॉडी जो है वो शेप में आए। उनके लिए थोड़ी टिप्स दें। मैं आपको अगर खुद ये टिप दूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि जितना आप बहुत ज़्यादा फिटिंग भी ना आपके सारे कर्व्स को बहुत प्रोमिनेंट करती है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको लूज स्टाइल में ही पहनेंगे ना तो आपकी शेप भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी, एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल। और वैसे भी आजकल कैजुअल स्टाइल में भी बैगीज दोबारा से इन हो गए हैं, ठीक है, इवन टी शर्ट्स में भी लूज शर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ओवर साइज टी शर्ट्स, और इसके अलावा जीन्स भी आपकी लूज बहुत ज़्यादा आ गई हैं।
सो अगर हम ईस्टर्न वेयर की बात करते हैं तो एज यू सेड कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इन हैं? लॉन्ग नीचे अभी जो है वो सबसे मेन जो ट्रेंडिंग है दैट इज़ क्यूलॉट, ठीक है, जिसमें लॉन्ग फ्लैपर्स हैं, ठीक है, विड में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि मोस्टली पहले जो इससे पीछे थोड़ा सा टाइम था वो स्ट्रेट पैंट्स का था, स्ट्रेट ट्राउजर्स थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इवन लॉन्ग शर्ट्स के साथ आपको लगता है कि आप थोड़ा सा स्लीक लुक में जाएं, लेकिन क्यूलॉट्स उसको और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। मोस्टली अब इस चीज़ का ट्रेंड और क्या लॉन चल रही है, कॉटन चल रहा है, लिलन चल रहा है? लिलन तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्योंकि गर्मियों में नहीं चलेगा। गर्मियों में क्या नहीं चल रहा? नहीं पहनना पसंद करते। नो, कॉटन, लॉन जो ज़्यादा लाइट वेयर होता है वो वाला फैब्रिक लोग प्रेफर करते हैं। लिलन में क्या प्रॉब्लम आती है वैसे? लिलन इटसेल्फ इज अ विंटर फैब्रिक ना। लिलन? हाँ, समर लिलन भी होती है। नहीं, लेकिन मोस्टली इट्स लाइक मिक्स्ड फैब्रिक, मतलब समर्स में पीपल डोंट प्रेफर लिलन मच। हमें हमारे इफ यू टॉक अबाउट मेन, सो मेन तो ओनली men, प्रेफर, I don't know about men, लेकिन all I'm talking about is women. यस, क्योंकि गर्मियों में तो पहले ही लिलन ब्लेजर्स जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, गर्मियों में तो जहाँ तक जितना जो मेरा एक सर्कल है उसमें पीपल डोंट प्रेफर टू वेयर ब्लेजर्स गर्मियों में। अगर कोई इस तरह की वेडिंग और इस तरह की ओकेजन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हमारी जो है ना लाइन, इसमें वी ओनली प्रेफर टू वेयर जो है ना ब्लेजर्स एंड ब्लेजर्स। ओके, सो अच्छा, अब ये आपने फ्लोर प्रिंट्स का बता दिया, ट्रेंड्स भी आपने बता दिए, आपके पास क्या क्या फरमाइशें आ रही हैं और आप कन्विंस कर रही हैं लोगों को वापस अपनी फरमाइशों पे? नहीं, मैं कन्विंस हो रही हूँ लोगों की फरमाइशों पे, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड कि आप जो आपका क्लाइंट है वो क्या चीज़ प्रेफर कर रहा है। क्योंकि समर्स हैं और हम दोबारा उस चीज़ पे आते हैं कि लोग ना मिनिमलिस्टिक काम प्रेफर करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा हो, बहुत हेवी ना हो, बहुत लाउड ना हो, कैरी करना ईजी हो। जस्ट बिकॉज अगर हम ईद के कंटेंट से रिलेटेड बात करें, वरना अगर हम वेडिंग और फॉर्मल्स पे जाएं तो दैट इज़ अनदर टॉपिक। उस पर तो लोग बेशक जितनी भी गर्मी हो लेकिन ठीक ठाक हेवी जोड़ा पहन लेते हैं, तो लेकिन गर्मी में प्रेफर करते हैं कि बहुत लाइट वेयर हो और बहुत मिनिमलिस्टिक सा काम हो, नॉट टू हेवी, नॉट टू लाउड। इस बार ईद पे कोई ऐसा कलर ब्लैक के अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन, क्योंकि हर ईद पे ना एक ना एक कलर होता है जो कि ऑलमोस्ट सबने पहना होता है। ब्लू, इस ईद पे आपको कौन सा लगा? ब्लू, आइस ब्लू, मिंट ग्रीन और जो लेमन येलो कलर हैं, ये तीन जो हैं वो बेस्ट कलर्स हैं फॉर द समर ईद। और ये ट्रेंड पे भी होंगे क्योंकि हर एक ने ये पहने भी होंगे। Yes, यूजुअली ईद पे यही होता है कि एक कलर होता है जो कि सबने डिफरेंट तरीके से उसको कैरी किया होता है। हाँ जी, असल में हर कलर की इतनी टोन्स हैं, इतनी वेरिएशंस हैं, और लोग वाइट भी बहुत प्रेफर करते हैं इवन बड़ी ईद के लिए, क्योंकि हज का भी फैक्टर साथ होता है, तो वो वजह से लोग वाइट में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, वैसे आप अपना ब्रांड रन कर रही हैं? हाँ जी। तो आप ज़्यादातर किस चीज़ में काम कर रही हैं? आपका जॉनर स्पेसिफिक क्या है? हम लोग ब्राइडल्स में भी बहुत काम कर रहे हैं, जो मेन है दैट इज़ ब्राइडल एंड प्रिंट। लेकिन पार्टी वेयर आप ज़्यादातर करें? पार्टी वेयर ज़्यादातर या आप कर रही हैं? डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह के अब हम लोगों के ईद की कलेक्शन है तो इसमें हम इतना लाउड नहीं करते। मोस्टली अब कट्स पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस कि वो बहुत ज़्यादा हेवी काम करवाएं। लोग चाहते हैं कि उनके ड्रेस में डिफरेंट कट्स, डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हम यूज़ करें। लोग ये चीज़ अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जैसे जैसे अब लोगों में ना वेरिएशन और बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब पहले लोगों को इतना नहीं होता था, लेकिन अब लोग ट्रेंड्स को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनमें ना थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, अब उनको फैशन की, सेंस की, कलर्स की, इन चीज़ों का लोगों को ज़्यादा आइडिया। और ये फैशन डिज़ाइनर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है जब एक क्लाइंट आता है अपनी ढेरों सारी फरमाइशें लेकर और उसको एक जोड़े में जो है तमाम फरमाइशें चाहिए होती हैं? मुश्किल होता है, लेकिन पूरी करनी पड़ती है क्योंकि आपका क्लाइंट है। क्लाइंट को हम नाराज़ करके भी नहीं भेज सकते ना। अच्छा, और जैसे ही वैसे तो गर्मियों में एक वक्त था आज से 3-4 साल पहले तक कि शादियों का सीज़न ऑफ हो जाता था, लेकिन अब धड़ाधड़ शादियां भी जो है ना वो साथ साथ चली जा रही हैं। तो पार्टी वेयर में क्या आप जो है वो रिकमेंड करती हैं आजकल? दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट चॉइस कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखिए, डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जो वेस्टर्न्स में जाते हैं, ठीक है, कुछ का होते हैं बिल्कुल माइंडसेट ईस्टर्न्स का, लाइक मिक्सी स्टाइल्स में जाएंगे, फ्लेयर्स में जाएंगे। कुछ को होगा कि हमें बस कट्स दें, लाइक शॉर्ट शर्ट्स हो जाएं, गाउन स्टाइल हो जाए, डिफरेंट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन से कट्स ज़्यादा पसंद है। अब हम लोगों का ये होता है कि जिस तरह इस ईद के बाद एक मुहर्रम का सेशन, उसके बाद आपको पता है रबिउल अव्वल है। मुहर्रम का भी प्रॉपरली होता है? काफ़ी डिज़ाइनर्स हैं जो प्रॉपर मुहर्रम का वो कैटलॉग बनाते हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है किसी एक ब्रांड ने प्रॉपर जो है वो उसकी लॉन्च की थी। उनकी एक कलेक्शन थी जो कि स्पेसिफिकली मुहर्रम के लिए थी। ट्रू, मुहर्रम को भी अब ऐसा ना, क्योंकि
लोग मजलिस पे भी जाते हैं, डिफरेंट उनकी गैदरिंग होती है सोशल, तो उस पर भी ना लोगों ने अब इस चीज़ को भी एक ट्रेंड बना लिया है। पहले इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मैंने वो कहा ना जितनी अवेयरनेस लोगों में आना स्टार्ट हो गई है तो उनकी जो सोशल सर्कल्स है उसमें फ़िट होने के लिए भी इवन मुहर्रम में भी वो अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, फॉलो करते हैं कुछ चीज़ों को। जब ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएं कि कौन से कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है आप उनको एज अ कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूजुअली ये होता है कि आप बहुत सारी शर्ट्स के साथ या तो आप वाइट ट्राउज़र पहन सकते हो या आप ब्लैक ट्राउज़र पहन सकते हो। इसके अलावा कौन से बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं जो 2 कलर्स के बन सकते हैं? असल में वाइट और ब्लैक जो है ना दैट इज़ न्यूट्रल, इसीलिए लोगों को ये होता है कि वो हर चीज़ के साथ चल जाते हैं और मोस्टली चल भी जाते हैं। फिर डिपेंड करता है कि जो आपकी शर्ट है अगर आप बेस कलर उसका चूज़ करें तो वो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप उसके कोई भी डार्क कलर को पिक कर लोगे तो वो उसकी शर्ट को भी ब्लेंड कर देगा। तो इसीलिए लोग वाइट और ब्लैक को इसलिए मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो उसकी जो शर्ट है उनको मोर इन्हांस करता है इस वजह से। अच्छा, आजकल हम देखें ना तो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं या हमारे जितने भी शहर हैं और उनमें से भी 3 पॉपुलर सिटीज़ जो सामने आते हैं, दैट इज़ लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो है ना वो क्लाइंट जब आते हैं तो कितनी रेशो ऐसी है जो ईस्टर्न प्रेफर कर रहे हैं और कितनी ऐसी है जो वेस्टर्न में जो है ना अपने आप को जा रहे हैं? क्योंकि जो मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है मैं उनमें देखता हूँ ना हार्डली मुझे कोई ईस्टर्न में नज़र आता है अनटिल अनलेस कोई किसी का इवेंट ना हो या किसी की ऐसी गैदरिंग ना हो जहाँ पर जो है ना कोई अननोन पीपल भी आ रहे हो, वरना वुमेन प्रेफर कर रही हैं आजकल ज़्यादातर वेस्टर्न में और ज़्यादातर जीन्स में, या और उससे भी ज़्यादा अब जो नया ट्रेंड निकल आया है विच इज़ स्मार्ट, ठीक है, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, दैट इज़ एक्टिव वेयर, ठीक है। तो आप क्या जो है ना वो आपके नज़दीक क्या चल रहा है? अच्छा, अगर तो हम इसको अगर आप कहते हो कि ओकेजन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन लाइक वेडिंग्स में तो बनता है, तो उसमें देखिए बात ये है ना कि जैसे लोगों में अवेयरनेस आई है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो लोग मॉडर्न कट्स में उनमें ज़्यादा चले गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन में ज़्यादा चले गए हैं। एज़ यू जस्ट सेड कि आपकी अपनी सोशल गैदरिंग में आपको शायद 5% लोग ऐसे नज़र आएंगे जो ईस्टर्न वेयर में होंगे, वो 5 भी आपको ऐसे नज़र आएंगे बिकॉज दे आर मोर कम्फर्टेबल इन द ईस्टर्न वेयर, ठीक है। अब जिस तरह फ्लेयर्स में उन्हें नहीं पसंद, शायद वो अपने आप को कैरी कर सकते हैं वेस्टर्न में भी, लेकिन वो उनका जो कम्फर्ट जोन है दैट इज़ मोर इन टू ईस्टर्न, और जो आपको 95% उसमें वेस्टर्न में नज़र आ रही है मे बी दे आर नॉट दैट कम्फर्टेबल, लेकिन उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम वाले ट्रेंड, हाँ उन्होंने बस ट्रेंड को फॉलो करना है, इसलिए वो उस चीज़ के उसमें है कि वो जो चीज़ ट्रेंड में है हम बस उसके साथ जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी ना बॉडी टाइप्स की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किनी जो हैं, ठीक है, उनको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि वो स्किनी ना नज़र आए? दैट वी हैव डिस्कस्ड इवन बिफोर कि आप अगर जितना ड्रेस को फिटिंग में पहनेंगे आपके कर्व्स इतने प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये तो, इवन ये अगर तो एक मतलब स्किनी, दोनों के लिए कह रही हैं। हाँ अगर एक स्किनी अब देखिए जो ब्रांड्स भी होते हैं ना उसमें एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी होता है, ठीक है। अब उसका क्या रीज़न है कि इवन अगर वो एक्स्ट्रा स्मॉल बंदी भी पहनेगी तो उसको लूज स्टाइल में आएगा, तो उसका मकसद ये ना कि अगर इतना वो फंसे हुए पहनेंगे तो उनकी पूरी बॉडी टाइप बॉडी शेप प्रोमिनेंट होगी, तो वो अगर वो अपने थोड़ा सा हेल्दी चबी शो होना चाह रहे हैं तो कोई लेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं ऐड हो सकता? किस चीज़ का लेयरिंग का कॉन्सेप्ट? नहीं, लेयरिंग तो आप देखिए ना, अगर हम समर्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने गॉन स्टाइल बोला है, तो आई हैव सीन ना कि फीमेल्स एक टॉप वेयर कर रही हैं, नीचे उसके कुछ भी व्हाटएवर आपका ट्राउज़र है, फ्लैपर है, कुछ भी, और उसके ऊपर एक गॉन जो है, चाहे उसकी स्लीव्स जो हैं वो किसी दूसरे तरीके से मैनेज हुई होंगी, लेकिन वो भी चल रहा है एंड वो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ये देखिए ना, अब उसको कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ करेगी कि आपने नीचे कुछ अगर फिटिंग में पहन लिया तो आपका गाउन जो है दैट इज़ लूज अगेन, ठीक है। अगर आप गाउन भी बहुत फंसा हुआ पहनेंगे तो पता चलेगा कि आप कितने स्किनी हो। इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर देते हैं टॉल एंड शॉर्ट हाइटेड के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ड्रेसिंग से वो इस तरह से कर लेते हैं कि वो हाइट उनकी अच्छी लग रही होती है, और बहुत सारे लोग जो टॉल हाइटेड होते हैं उनको ड्रेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम किस तरह से करें कि हमारी हाइट जो है वो बैलेंस लगे। देखिए वो डिपेंड कर रहा है कि आप देखिए जिस तरह अगर आप टॉल की बात कर रहे हो तो उन पर थोड़े से शॉर्ट स्टाइल ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो बहुत लॉन्ग में जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ऑलरेडी टॉल हैं, ऊपर से वो कोई भी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो हील्स पहनेंगे तो वो मज़ीद उसको ओवरडू करेगा। तो अगर जैसे आप जो शॉर्ट हैं वो तो अगर उन्हें कोई ड्रेस कैरी करना है तो उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस उनकी हील्स हैं,
तो वो उनका देखिए कोई भी ड्रेस है ना वो टॉल शॉर्ट चबी स्किनी का नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ आर यू गोइंग टू कैरी। ठीक है, अगर आपको कैरी करने की सेंस है ना तो फिर आप किसी भी बॉडी शेप में किसी भी हाइट में आप उसको कैरी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितना ग्रेसफुली कैरी कर रहे हो। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू सो मच वेरी अर्शद फॉर कमिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि हमने सुबह सुबह ही खबर शेयर की थी कि दर्जियों की दुकानों पे डिज़ाइनर्स के पास इस वक्त बहुत रश है, तो आपके पास भी अल्लाह मज़ीद रश करे लोगों का और आप उनके ऑर्डर जो है वो टाइम पे डिलीवर भी कर सकें। टिप्स मिल गई हैं आपके उससे कि किस तरीके से कैरी करने हैं, कौन से कलर्स लेने हैं, तो अब मेरे ख्याल से बहुत सारी ख़वातीन का मसला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल हो चुका है और खुश होंगी अब आप जाएँ जल्दी से और शॉपिंग करें। डेफिनेटली जी, एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पीटीवी का जो नया ओटीटी प्लेटफॉर्म खुला है पीटीवी फ्लिक्स के नाम से, सब के लिए हम सबको और आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रूर देखिएगा, डोंट मिस इट। मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर थे हम तो एक डिब्बे में थे और मेरे चंद एक आर्टिस्ट जो थे वो दूसरे डिब्बे में थे। तो लंदन किंग क्रॉस स्टेशन पे जब पहुँचे तो कुछ डिब्बे जो हैं वो कट कर लोगो शेड में चले जाते हैं। तो हम अपने डिब्बे में थे दोनों, हम जब सुबह 7 बजे उतरे तो हमारे आर्टिस्ट जो थे वो डिब्बे कट गए और वो लोगो शेड में चले गए। हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में इतना फाउल क्यों खेलते हैं? ये ग्रीन कार्ड की वजह से। ग्रीन कार्ड की वजह से क्या मतलब? ये लोग समझते हैं कि एम्पायर के पास जो ग्रीन कार्ड होता है वो अमेरिका वाला होता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और ज़िंदगी के अवाइल में आप लोगों के ऊपर तवज्जो दी जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। जब आप टीन एज में पहुंचते हैं या जब आप नौजवानी की उम्र में, जवानी की उम्र में पहुंचते हैं तो आपको वो सेंस मिल जाती है, वो तवज्जो अगर आपने बचपन में हासिल हो आपको तो आप अगली जनरेशन को भी अच्छे तरीके से परवान चढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग में पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा अच्छा है, और इस वक्त हमारे आसपास हम जो पेरेंटिंग स्टाइल देख रहे हैं
उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या अगर अच्छा है तो उसमें से क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती कैसे उसको तर्क करना है। अगर बच्चों की कोई आदत बुरी लगती है तो उसको कैसे छुड़वाना है, बच्चे जिद करते हैं उनकी जिद को कैसे पूरा करना है, और अगर कोई ऐसी जिद है जिसको पूरा नहीं कर सकते तो उसको कैसे बहला के और आराम से प्यार से उसको किसी दूसरी तरफ माइल करते हैं ताकि वो उसकी जिद भी जो है तवज्जो हट जाए और बच्चा हर्ट भी ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि बच्चों को ज़्यादा डांट डपट करने से, उन पे ज़्यादा सख्ती करने से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और बच्चों के डिप्रेशन को हम लोग समझेंगे कैसे, और बच्चा अगर कोई अलहदा से बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो उसकी इंडिकेशन साइंस क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात जनाब हबीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे थैंक यू फॉर कमिंग। हबीब ये बताइएगा कि पेरेंटिंग स्टाइल में आसपास बहुत सारे बच्चों में कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि बच्चे कैसे डिप्रेशन का शिकार हैं, या बच्चा अगर डिप्रेस्ड है तो उसकी इंडिकेशन साइंस क्या हैं। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप को कैसे बच्चों को जो है ना वो समझना चाहिए कि पता लग जाए कि ये बच्चा ये आजकल जो है ना वो कोई ओके सीन नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बच्चे के बारे में इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि वो उस वक्त क्या फ़ील कर रहा है। और चूँकि बदकिस्मती है कि आजकल थोड़ा सा पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में गैप होता है, तो उस गैप की वजह से बाज़ औक़ात पता नहीं लग पाता। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बीइंग अ पेरेंट पता होनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा सपोज़ फॉर एग्जांपल कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा आइसोलेट हो रहा है, या फिर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर उसकी जो है ना फूड इनटेक अच्छा नहीं है, वो खा पी नहीं रहा बिल्कुल, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग कर रहा है, या फिर उसकी स्लीप डिस्टर्ब है और वो स्लीप जो है ना उसकी ठीक नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, या फिर वो बिल्कुल कम सो रहा है। और इसके अलावा अगर वो बेड वेटिंग कर रहा है स्पेशली, तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप हो रही है, इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद दैट चाइल्ड। तो आपको चाहिए कि आप उसकी चेक ऑन करें कि भाई इसके साथ कुछ हो तो नहीं रहा, कोई स्कूल में कोई इशू आ रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में उसका इशू आ रहा है, या फिर प्ले ग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि वो बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा, उसके साथ हेल्पफुल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को पेरेंट्स को जब ऑब्जर्व करें बच्चा तो क्या करेगा? अलहदा जाके बैठ जाएगा, खाना आइसोलेट करेगा, खुद को आइसोलेट कर देगा। वो उसको वो टॉयज़ जिसके साथ वो एंजॉय करता था वो उनके साथ नहीं खेलेगा, वो चीज़ें जो वो एंजॉय करता है वो एक्टिविटीज़ में से ख़ुद को आउट कर लेगा, और भूख और प्यास उसकी जो है ना डिस्टर्ब होगी, नींद उसकी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, नॉर्मल बिहेवियर है, मतलब जो बड़े लोग भी यही हरकतें हाँ, यही होता है। डिप्रेशन के बेसिक सिम्टम्स यही हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा वेरी करता है, चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन ये है कि बेसिक डिस्टर्बेंस यही 3-4 डोमेन्स में आती हैं, तभी जाके पता लगता है कि यहाँ कोई मूड डिस्टर्बेंस है या फिर कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, बहुत सारे कहते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं। ये क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं? चाइल्डहुड में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जो आपको ये दोनों पर्सनैलिटीज़ अडॉप्ट करवाती हैं? लेकिन सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दे मैटर्स अ लॉट। एक बच्चे के साथ उसका बचपन कैसा गुजरा और वो किस तरीके से परवान चढ़ा, उसकी कैसी पेरेंटिंग, कैसी उसकी डेवलपमेंट हुई है, तो ये सारी चीज़ें लेटर ऑन उसकी एडल्टहुड में बड़ा मैटर करती हैं। आपने पर्सनैलिटी का कहा, तो इसमें ऐसा होता है कि सपोज़ अगर एक बच्चा है चाइल्डहुड में उसका पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, फादर एक वर्किंग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और मदर एक वर्किंग वुमेन है, बच्चा रहते हैं मज़दूरों के साथ, घर में काम करने वालों वो पाल रहे हैं उसको, तो अगर उसका अपने चाइल्डहुड में अपने पीर्स जो हैं उसके दोस्त फेलोज़ और अपने फैमिली में अब्बू भाई बहन उनके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो बाद में उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। लेटर ऑन लाइफ में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, गैदरिंग्स में नहीं जा पाते, और काफ़ी लोगों का एक से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाते, ज़्यादा लोगों में बैठ नहीं पाते। उसकी वजह यही होती है कि वो बच्चा जो है ना वो उस वक्त, क्योंकि बचपन में उसको जब बोलना एक्सप्रेस होने का टाइम था, उस वक्त उसको उतना टाइम दिया गया नहीं, बाद में बच्चा उस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझता कि यार इसकी ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ भी ये होती है कि आप किसी और माहौल में अगर आपने ब्रॉटअप किया है ना, और फिर आपको दूसरे माहौल का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पर भी जाके आप रिजर्व हो जाते हैं, चाहे आप जितने मर्जी एक्सप्रेसिव हों, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको लगता है स्टार्ट में ड्रिफ्ट इन होने में। बिल्कुल, इसमें एक और कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं ईजी टू गो चाइल्ड। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा शुरू में तो रिजर्व होता है, जैसे किसी रिश्तेदारों के घर चला गया तो वो शुरू 5-10 मिनट तो माँ बाप के साथ स्टिक होता है, वो रिजर्व होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होता जाता है फिर वो उनके साथ खेलता है, घर में शरारतें चीज़ें शुरू कर देता है। तो ये भी एक कंडीशन है कि वो ईजी टू गो चाइल्ड भी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, और एक बीच में इजी टू गो चाइल्ड होता है। अच्छा, पेरेंटिंग में एक और चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ एजुकेशन पे फोकस जब हम बच्चों का करवाते हैं तो ये चीज़ हम निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्चों का
कोई लेजर टाइम भी होना चाहिए। अब वो लेजर टाइम क्या होता है वो मुझे बताएं, क्योंकि कुछ माँ बाप बच्चों को लेजर टाइम के नाम पे उनके साथ कुछ इजाफी चीज़ें जोड़ देते हैं कि तुमने स्विमिंग क्लासेस सीखनी है, तुमने ये काम कंप्यूटर कोर्स करने जाना है, सीखना है, तुमने कराटे की क्लासेस भी लेनी है तो सीखनी है वो अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगेन स्विमिंग भी करने जा रहे हैं तो बच्चे का लेजर टाइम किस तरीके से समझना चाहिए? देखिए आजकल एक तो आपने अच्छी चीज़ आइडेंटिफाई की कि एक इशू तो ये है कि बच्चा क्या होता है, वो सुबह से जाता है स्कूल, दोपहर तक होता है, स्कूल से आता है फिर सपारा पढ़ने, सपारा से आता है फिर वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है तो फिर वो इतना थका होता है कि उसका ग्राउंड जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और दूसरा बाउंड करना बच्चे को खास तौर पर कि ये करो ये नहीं करो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा चीज़ मुनासिब है। बेहतर ये है कि आप बच्चे को ऑप्शंस दें, वो खुद को एक्सप्रेस करे, खुद चीज़ों को सारों को एक्सपीरियंस करे, देन वो एक नतीजे पर पहुंचे कि मुझे यार ये चीज़ अच्छी है। देखें इसी तरह वो एक हॉबी डेवलप कर लेता है कि मुझे इसमें ज़्यादा एंजॉय करे, वो एक चीज़ कर ले। तो क्या करना चाहिए बच्चे को? बच्चे को फ्री हैंड देना चाहिए कि वो खुद चीज़ चूज़ करे अपने लिए कि वो क्या करना चाह रहा है। वो उसका गेमिंग में इंटरेस्ट है, उसका स्विमिंग में इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट के लिए तरफ जाना चाहता है, वो बेसबॉल है, जो भी जिस भी स्पोर्ट में जाना चाहता है तो वो उसको खुद थोड़ा सा उसका देना चाहिए कि वो क्या चूज़ करना चाहता है, वो क्या एंजॉय कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों की क्या आती हैं कि ये इशू है या वो इशू है, ये कौन से इश्यूज हैं जो कि यूजुअली जो है वो आपके पास आते हैं या फिर एक लार्जर स्केल पे आपके पास आते हैं? देखिए बच्चों की जो हमारे पास ज़्यादातर इश्यूज़ जो मैंने अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में देखी हैं वो यही होती हैं कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, रिबेलियस है, बात नहीं मानता, मारपीट करता है या कुछ चीज़ें। और उसकी भी वजह यही होती है कि बैक एंड पे बच्चे की जो है ना, जब उसको मना करने का टाइम था उस वक्त उन्होंने पेरेंट्स ने मना नहीं किया, वो लीनियंट थे, उसको रिलैक्स किया। और जब वो बच्चा स्पॉइल हो जाता है फिर वो इतना जल्दी हाथ आता नहीं है और वो चीज़ें उतनी जल्दी आसानी से मानता नहीं है, तो तब पेरेंट फिर वरीड होते हैं कि यार ये तो बात नहीं मान रहा, ये तो चीज़ें तोड़ देता है, गुस्सा करता है चीज़ें। तो ये चीज़ें तो वो करेगा जब उसको मना करने का टाइम था, जब उसकी आप उसको ग्रिप कर सकते थे, उस वक्त आपने किया नहीं। तो मैंने देखा अपनी सेटिंग में कि बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ बच्चे ज़्यादा आते हैं, उनको बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बचपन में ये होता था ना कि हम जब नहीं पढ़ते थे तो हमारे वालिदैन ना कोई हमें लालच दिया करते थे कि ये चीज़ दे देंगे अगर तुम ये काम पूरा कर दोगे। मेरे साथ ये बहुत हुआ और उस बेस पे मैं पढ़ता गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस बेस पे ही मैंने की हैं कि मुझे ये गिफ्ट मिला घर से। इसी तरीके से अब वालिदैन बच्चों को खाना खिलाने पे ना, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की बात करूँ 2 साल 3 साल, उनको खाना खिलाने के लिए ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या ये दुरुस्त तरीका है? अब माँ बाप ने तो बच्चों को खाना खिलाने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आपने जो बात की ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, वो खुद बिजी भी होते हैं और बच्चे को टैकल करने का एक ईजी तरीका यही है कि आप उसको कोई कार्टून लगा दें तो वो उसके साथ आराम से घंटा तो इजीली वो उसके साथ नहीं। वैसे भी मैं भी अगेंस्ट हूँ स्क्रीन टाइम के, बिल्कुल है। लेकिन अगर बच्चे ने खाने की जिद है उसकी कि वो खाना तभी खाएगा जब फ़ोन रख के देना है उसे। देखिए एक कंसेप्ट है जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट। किसी बिहेवियर को आपने बढ़ाना है तो उस बिहेवियर के ऊपर रिवार्ड लगते हैं और जिस बिहेवियर को आपने कम करना है उस पर थोड़ी सी पनिशमेंट रख दें। पनिशमेंट ज़रूरी नहीं कि आप उसको मारेंगे, लेकिन यही हो सकता है कि अगर आपने ये किया तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जाऊँगा, तो ऐसी पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इसमें एक कंसेप्ट में जो रिवार्ड और पनिशमेंट में है कि जब आपने उसको जो इंसेंटिव देना है वो इंसेंटिव ज़रा देख के होना चाहिए। वो इंसेंटिव जो है ना, ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंसेंटिव उसको स्क्रीन दे दिया है। वो इंसेंटिव नहीं, आप उसको ये इंसेंटिव दे कि अगर आपने खाना खाया तो हम वॉक के लिए बाहर जाएंगे, अगर आपने खाना खाया तो हम जो है ना घूमने फिरने जाएंगे या हम जो है ना आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो उसको वो इंसेंटिव पॉजिटिव सा ढूंढा जाए ताकि वो उसको रिइंफोर्समेंट हो, लेकिन वो अच्छी चीज़ से हो। ज़्यादा बच्चे किस उम्र के जिद्दी आपको नजर आते हैं? यही होते हैं जो अभी डेवलप हो रहे होते हैं 7-8 साल के, जिनको शुरू से बहुत लाड मिला होता है, बहुत उन्हें तो बात समझ आ जाती है ना। जो छोटे हैं बिल्कुल 2-3 साल के, हाँ उनको तो डील करना मुश्किल होता है और उनको जो है ना पेरेंट्स की मजीद से मजीद तवज्जो चाहिए होती है। भाई छोटे छोटे आपस में भी वो जिद कर रहे हैं, एक दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं कि पेरेंट ने इसको ज़्यादा तवज्जो दी, इसको कम दी। तो उस उम्र में तो उनको वैसे ही पेरेंट्स की ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ 4-5 ऐसे फैक्टर्स बताएं जो कि पेरेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनको कंसिडर करना चाहिए ताकि बच्चा ज़िद्दी ना हो या ये जो बाकी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन आते हैं वो ना आ सके। देखिए पेरेंटिंग में सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो पेरेंट्स को अपनाना चाहिए वो है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में ये होगा कि पेरेंट्स उसको डायरेक्ट करेंगे कि ये करो, ये मत करो, इधर जाओ, ऐसे करो, ऐसे मत करो, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। बिल्कुल फिक्स नहीं करना कि ऐसा करोगे या मार पीट या गुस्सा, वो बच्चे को रिबेलियस बना देता है। किसी जगह पे डांटना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। बच्चे को जैसे अब सपोज एक बच्चा है वो प्लास्टिक के बैट के साथ खेल रहा है, अब उसने इस बैट से दूसरे भाई को या किसी साथ वाले को हिट कर दिया है।
अब इस सिचुएशन में अगर पेरेंट्स ये कहें कि यार प्लास्टिक के बैट है, लगी तो नहीं है, खैर है, या कुछ उसको ना कहें, तो अगर इस मौका पर उसे डांटा नहीं जाएगा और उसको रोका नहीं जाएगा तो कल वो लकड़ी ओरिजिनल के बैट से भी किसी को मार सकता है। और ऐसे ही होता है कि बाद में जब बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं या वो लड़ाई झगड़े करते हैं तो फिर पेरेंट कहते हैं अब ये हमारे हाथ नहीं आता, क्योंकि शुरू में उसको उस बाप की जेब से अगर 10 रुपए निकालने पर आपने उसको मना नहीं किया ना, तो वो कल को घर से कोई कीमती चीज भी चोरी करके किसी को दे सकता है। तो इस चीज को थैंक यू सो मच हबीबुर रहमान फॉर कमिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों पर तवज्जो दें, उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, वरना अगर आप बच्चों पे आज तवज्जो नहीं देंगे कल वो आप पे तवज्जो नहीं देंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तवानाई की बचत का वादा निभाएं, मईशत बचाएं, मुल्क चलाएं। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि कपड़ों के क्या ट्रेंड्स होने चाहिए, ईद इज़ कमिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात करने की बहुत ज़रूरत है कि मेकअप के क्या ट्रेंड्स होने चाहिए, और ख़ास तौर पर सिर्फ ईद पे फोकस नहीं करेंगे, समर मेकअप स्टाइल क्या है और आजकल वैसे क्या चल रहा है, ये न्यूड मेकअप क्या होता है और ज़ीरो मेकअप लुक या नो मेकअप लुक या एक्चुअल में इसको कहते क्या हैं, वो भी क्या है, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री का ही अगेन जो है वो एक नाम है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे आप इनको देखते रहे हैं एज ए होस्ट, ठीक है, शी इज़ वेरी सीनियर, और इसके अलावा एक्ट्रेस हैं, ड्रामास में भी आप देखते रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज जिस टॉपिक के हवाले से हमने आपको बुलाया है वो क्योंकि शी इज़ इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नाजिया मलिक साहबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हैं, खैरियत से हैं? ऑल गुड, गुड टू सी यू। तो मुझे ये बताएं कि ईद इज़ कमिंग, लेकिन उसके अलावा भी मेकअप ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, आजकल क्या चल रहे हैं?
आजकल चल रहा है, देखिए जिस तरह आपने बताया ना न्यूड मेकअप या नो मेकअप लुक, एक्चुअली इसका सही नाम जो बाहर के मुल्क है वो कहा जाता है कलर वॉश लुक। कलर वॉश लुक, इसको कलर वॉश लुक कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं आज सबको बताना चाहती हूँ, इट कॉल्स कलर वॉश लुक। कलर वॉश लुक बहुत कम लोगों पर सूट करता है, या न्यूड मेकअप जिसे कहते हैं बहुत कम लोगों पर सूट करता है। उसकी वजह? उसकी वजह ये कि जब तक आपके बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स ना हो, चिजल फीचर्स ना हो, जब तक वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए आपको जो, अगर आपका ज़रा सा भी कुछ चबी फेस है और उस पर बिल्कुल आप न्यूड मेकअप कर देंगे, सो यू आर नॉट डूइंग मच ऑफ द कॉन्टूरिंग। तो आजकल जो बेसिकली मेकअप आया हुआ है वो मेकअप फुल होता है एंड इट्स ऑल स्कल्पटिंग के साथ पूरा लुक आता है। स्कल्पटिंग मीन्स कि आपको पूरे फेस को अपने जो है वो तराशना पड़ता है एक तरह का, ठीक है? हाँ, उसे हम तराशेंगे, और तराश से इस तरह है कि उसको बेसिकली कॉन्टूरिंग, हाईलाइटनिंग एंड ब्लश से उसको जो है आप पूरा एक फेस का लुक देते हैं। तो दिस लुक्स वेरी नाइस। फिर आपके आईज पे डिपेंड करता है कि आपके आईज कैसे हैं, उसको उसी तरह ही तो मतलब हर मेकअप हर लुक के लिए नहीं है, हर मेकअप हर फेस के लिए नहीं, हर फेस के लिए नहीं होता। अब मैं कहूँ कि एक लड़की, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी हैज़ लाइक बड़े उसके शार्प फीचर्स हैं, इतना सा उसका फेस है, उसके ऊपर अगर बड़ी बड़ी आंखें कर देंगे तो वो अजीब सी लगेगी। इसी तरह का कोई चबी लुक है जिसका, और उसको हम बिल्कुल ही उसको हम आंखें भी उसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी बना देंगे, तो क्या होगा कि आंखें अंदर धस जाएंगी, गालें बाहर आ जाएंगी। सो यू हैव टू सी द गर्ल्स फेस फर्स्ट। तो ये वाली एक चीज़ है। Even boys face, why not? Guys they do makeup as well. Trends change हो रहे हैं, of course, boys as well. ज़रूरी है। अच्छा, तो अब ईद पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि बहुत सारी गर्मी है, और गर्मी के अंदर आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लें और सब कुछ ओके कर लें, लेकिन जब भी एसी से आप बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी भी आपको जो है स्वेटिंग हुई इशू, तो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं बताऊं कि इसके लिए बड़ा इजी है। आजकल सिलिकॉन बेस फाउंडेशंस आएंगे, ठीक है ना? उसको आपने जब सिलिकॉन बेस का फाउंडेशन लगाते हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, सिर्फ फाउंडेशन यहाँ पे हाथ से उसको यूज़ कर लेती हैं। एक तो हाथ से इस्तेमाल करने से जितने भी सिलिकॉन फाउंडेशंस हैं वो आपके डल पड़ जाते हैं। तो स्पंज यूज़ करें, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। और ब्यूटी ब्लेंडर को भी अगर आपने यूज़ नहीं करना, मेरा जो तरीका होता है वो ये कहती हूँ कि पहले आप उसे ब्रश से लगा लें और फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें एंड यूज़ लिटिल वाटर ऑन इट, नॉट रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से, सिंपल वाटर, रोज़ वाटर से क्या होता है कि वो आपको हल्का सा उसके अंदर ऑयल ले आएगा। हाँ, तो नॉर्मल वाटर से आप जो उसको आप स्प्रे कर लें और उसको हल्का सा आपने हवा दे दें उस पर, वो बिल्कुल उसके बाद आप कंप्लीटली आगे के प्रोसेस, फिर वो जब कंप्लीटली हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर उसके ऊपर आपने पाउडर लगाना है। पाउडर इज़ मस्ट, यू नो, मेकअप वेकअप करके फिर एंड में, हम तो एंड में पाउडर यूज़ करते हैं, तो पाउडर आप पहले लगा लो जिसने आपका तरीका है बाद में, बट मस्ट यूज़ पाउडर। उसके बाद आप देखेंगे आप पूरा दिन भागते दौड़ते रहें। इवन लड़कियां, मैं कहती हूँ आप किचन में जाके काम भी करें, उनका फाउंडेशन नहीं खराब होगा। फाउंडेशन की बात हो रही है, फाउंडेशन का कलर चूज़ करना बड़ा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और यूजुअली हमारे यहाँ शायद स्टीरियोटाइप भी है, सबको गोरा देखना है। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा वो करें कि आपको फाउंडेशन का कलर जो है वो किस तरीके से जो है वो चूज़ करना चाहिए, और आपको कैसे पता चले कि आपकी स्किन पे किस कलर की फाउंडेशन अच्छी लगे। बिल्कुल अपनी स्किन टाइप के होता है। एक तो ये होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, स्किन का थोड़ा सा मसला है, आप वन कलर आपको बहुत गोरा होने का दिल कर रहा है, एक कलर से आप गोरा ले लें, लेकिन आप जिस तरह आपका अगर फाउंडेशन कलर आपका अपना आ रहा है 35, तो आप 30 यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह मैं बता रही हूँ, वो डिफरेंट कलर्स उसमें फिर आ जाते हैं। तो अब आप बिल्कुल आइवरी ना यूज़ करें, बिल्कुल गोरा वाला ना यूज़ करें। अगर आपका जो है वो सैंड कलर का आपका फेस है, लाइक माइन इज़ लाइक लिटिल बिट, मैं अपने ऊपर मुझे गोरा रंग अच्छा ही नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी, मुझे वैसे ही नहीं पसंद कि मैं अपने ऊपर जो है ना, वैसे आई लव गोरा रंग, लेकिन अपने ऊपर मैं नहीं, मतलब मैं फाउंडेशन लगा के उसे गोरा नहीं करूँगी। उसकी वजह है कि मैं फिर मेकअप में डेप्थ नहीं दे सकती। व्हेन यू आर वेरी फेयर, आपको बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता है, और जब आप थोड़ा सा आपका सैंड कलर आ जाता है तो यू कैन डू अ लॉट विद मेकअप। सो दैट्स द डिफरेंस। गोरे रंग में डायरेक्ट जाके जो है ना, आपका वो फेस पे आपने जरा सा कुछ लगाया होगा नजर आना शुरू। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन ये चॉइस मुझे एज मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको भी ना मिल के अच्छा लगना चाहिए ना। ऑब्वियसली हर कोई ये कहता है, या चले इसको भी, ये मिथ भी हम बर्स्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपने अच्छा लगने के लिए सब चीज़ें करनी चाहिए कि हमें खुद अच्छा लगे, लेकिन खुद भी अच्छा जो यूज़ किया जाता है ब्लश ऑन,
हाँ। सो ब्लश ऑन कुछ हमारी खवातीन इतना ज्यादा यूज कर देती हैं। हाँ, ये लड़के के दिल के अंदर से बात होती है ना। अच्छा मुझे बताओ, वैसे तुम्हें मेकअप कैसा अच्छा लगता है? मुझे कैसा अच्छा लगता है? है? चिल्ड फेस, चिल्ड फेस जो है ना, जिस तरीके से एज यू मेंशन शार्प फीचर्स, मुझे वैसे भी शार्प हाँ फीचर्स अच्छे लगते हैं। मुझे क्यूटनेस जो है ना वो थोड़ी कम अच्छी लगती है। गुड, ओके, ये बड़ी अच्छी आपने बहुत ही जबरदस्त वाले से कहते हैं ना सवाल किया। ब्लश ऑन जितना आप यहाँ तक लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा क्यूटनेस देगा। और हमारे यहाँ पे जो लड़कियों के फीचर्स हैं ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स नहीं है अंग्रेज़ों की तरह, ठीक है ना। हमारे पे ये गाल जो है ज़रा सी ज़रूर निकली हुई होती है, सो हमें उसको जो है थोड़ा सा कॉन्टोर करना है। अगर आप ब्लश ऑन यहाँ तक ये लगा लेंगे, कॉन्टोरिंग आपकी ख़त्म हो गई। ब्लश ऑन लगाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने जब अपने कॉन्टोर कर लिया उसके बाद कॉन्टोरिंग आपने दी, ठीक है, जो हल्की सी डार्क कलर की होती है, ब्लश ऑन आपने सिर्फ इधर लगाना है। दिस इज़ दी एरिया फॉर ब्लश ऑन, दैट्स इट। आपने यहाँ तक नहीं लेकर आना, तो यहाँ तक लाएंगे तो फिर वो क्यूटनेस आ जाएगी, या फिर अब सिर्फ ब्लश ऑन यूज कर लें, दैट्स इट। अरेबियंस कैसे मैनेज करते हैं अपना मेकअप को? अरेबिक मेकअप, अरबिक देखें, उनका एक बड़ा एक अपना स्टाइल है विच वी कांट कैरी। सीरियसली मैं बताऊं, हम कैरी कर सकते हैं लेकिन हमें लोग एक अजीब तरीके से देखेंगे, ओ टू हैवी मेकअप। लोग इतना हैवी मेकअप करते हैं और मज़े का लगता है। मैं सही बताऊं, मैं लंदन गई ना, क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड है, जितना आप हैवी मेकअप करके निकलते हैं लोग मतलब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जब भी मैं निकलती लोग मुझे कहते थे दिस इज़ लाइक आर यू अरबिक, आर यू फ्रॉम लाइक अरब या कुछ, क्योंकि वो आंखें वैसी बनाई हुई होती थी और वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहता था। यहाँ पर आप जाएंगे ना ऐसे बार तो आपको कहते हैं कि लेकिन आई डू इट ओवर हेयर, इवन रेस्टोरेंट जाऊँगी बहुत तैयार होकर जाऊँगी तो वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं था। अच्छा, हैवी मेकअप लोग इसको समझते हैं कि शायद आंखें बहुत हैवी बना ली है। आई कॉल हैवी मेकअप जब आपने रॉन्ग मेकअप रॉन्ग टाइम पर इस तरह से किया हो कि आपने बहुत हैवी फाउंडेशन लगा ली जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हैवी अपना लुक दे दिया है इस तरह से कि बहुत ज़्यादा जैसे आपका ब्लश ऑन एक्स्ट्रा लगा ली जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको हैवी लुक देता है। आपने शिमरी या ग्लिटरी आई शेड लगा ली जहाँ ज़रूरत नहीं है, वो वाली चीज़। क्विकली एक और चीज़, ये भी आपने बताना है, मॉर्निंग फेस क्या है, इवनिंग फेस क्या है, डिनर फेस क्या है, वेडिंग फेस क्या है एंड नॉर्मल फेस। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 1 घंटा लगेगा इसमें। चलो मैं ईद के हिसाब से बता देती हूँ। मॉर्निंग ईद के लिए आपने क्या करना है, लड़कियों को मैं टिप दूंगी स्पेशली कि देखिए, एक तो सनस्क्रीन की बात होती है। आप जब सामने जाते हैं किचन में चूल्हे के आगे जाते हैं तो वैसे ही आपका जो है ना वो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो आई मस्ट से कि आप हल्का सा फाउंडेशन लगा लें, बट आप फाउंडेशन लगा के सॉफ्ट सा एक ही आई शेड देकर लाइनर लगा लें, just to look good in the morning and do little bit of the contouring or maybe just the blush on। कि कोई आए आपके घर पे and first thing first, प्लीज़ अपने बालों को आप आयरन से या ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट कर लें। कोई बात ही ख़राब हो जाएंगे, दोबारा उनको आप शाम तक दोबारा से यूज़ कर लें। बाल नहीं अच्छे बने होंगे, जितना भी मेकअप अच्छा कर लें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए पहले ही कर लें। लेकिन आप दोपहर के लिए मैं बताऊँ, आप किचन में गए हैं, आपने अपने फेस के ऊपर सारा जो ऑयल और जितना सीबम है वो आपका जो है वो आ गया फेस पर, आप उसे रिमूव करें। क्लेंजिंग सफाई निफ्स ईमान है, सफाई पर ध्यान दें, पूरे मुंह को साफ करें एंड डू योर मेकअप अगेन। मतलब उसी मेकअप के साथ आपने, क्योंकि आप किचन में जा चुके हैं, जो ऑयल था वो आपके फेस पर आ गया, क्योंकि फ्यूम्स उड़ते हैं ऑयल के। आप कुछ भी कर लें, हमारे पे बहुत ऑयल इस्तेमाल होता है, या आप ऑयल इस्तेमाल करना छोड़ दें तो फिर जाके आप वैसे मेकअप कर ले तो अलग बात है। सही बात। और अभी है ना टाइम हमारे, देन व्हाट यू कैन डू, रात के लिए आपने जो शाम का मेकअप किया तो इतना किचन में नहीं जाना आपको, तो फिर ये कि उसी को हल्का सा आपने कॉर्नर्स डार्क दे दें या लैश कोई हैवी सी आप लगा लें। अगर आपको मेकअप ज़्यादा नहीं करना आता, आपने दावत की पे जाना है या दावत पे बुलाया हुआ कि, और अगर आंखें बिल्कुल नहीं बनानी आती है, डार्क लिपस्टिक कर लें रात के लिए। मतलब एक चीज़ कोई आपको जो इन्हेंस करनी है। और प्लीज़ हेयर स्टाइलिंग पे बहुत ध्यान दें। यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल कर लें, या किसी सैलून जाकर वहाँ पर अपने बालों को ब्लो ड्राई करवा लें या कर्ल्स डलवा लें, कुछ भी, या फिर कोई अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग करवा लें, पर अपने बालों पर बहुत ध्यान दें। आपका अगर आपने मेकअप सॉफ्ट सा खुद भी कर लिया है तो बाल आपके अच्छे बने होने चाहिए। ओके, सीरम्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली विटामिन सी का सीरम, रेटिनॉल का सीरम, ये जो है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। और मेरे ख्याल से
हर जो है ना ब्रांड ने अपने अपने सीरम्स निकाले हुए हैं, इनके हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दें, क्योंकि कोई बोलता है विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है, सब लगा लो। मेरे ख्याल से हर टाइप के लिए कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, आपके अपनी स्किन की टाइप क्या है, ठीक है ना। अगर आपकी स्किन की टाइप एंड समटाइम्स आपको विटामिन सी नहीं सूट करता, आपको एलर्जीज होने लग जाती हैं, तो आप नहीं यूज करें। कॉमन कोई तो होगा ना। देखिए मैं व्हाट आई बिलीव ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट आई बिलीव, ठीक है आप यूज बिल्कुल करें। मैं क्या करती हूँ, मैं टेस्टर्स यूज करती हूँ, अपना स्किन टेस्ट यहाँ पर कर लेती हूँ। अगर मुझे वो सही लगता है, मैं कहती हूँ मैं कल आऊंगी आपसे खरीदने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो मंगा लेते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट सूट्स यू नॉट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप रात में सोते हुए लगाएं, मेकअप के वक्त नहीं लगाएं। मेकअप के वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, आपने प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है। अगर किसी को क्लेंजिंग का चाहिए कि क्लेंजिंग कैसे करनी, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत क्लेंजिंग की वीडियोस लगाई हुई हैं। आप मेकअप करते हैं, यू हैव टू डू गुड क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के बाद फिर अपना मेकअप करें। लोगों को ये पता ही नहीं, लोग वैसे ही मेकअप कर लेते हैं, मुंह धो के मेकअप कर लिया। नहीं, आपने हल्का सा कोई क्लेंजिंग, अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है, क्लेंजिंग फॉर्म यूज़ करके फिर आप मेकअप कर लें। अगर आपकी स्किन जो है वो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपने अच्छा सा क्रीमी क्लेंजर यूज़ करने के बाद फिर आप जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, टोनर यूज़ करें। टोनर यूज़ करने के बाद फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और लोग ये समझते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपने स्किन को साफ़ किया है और वो इतनी ड्राई हो रही है, तो एटलीस्ट विटामिन ई की क्रीम आती है, आप वो यूज़ कर लिए। बहुत ही हल्का कोई लोशन है, उसको हल्का सा अपने हाथ में लेके डैप कर लें कि आपकी स्किन बेसिकली जो है हाइड्रेट रहनी चाहिए। और आजकल हाइड्रेटिंग स्प्रेज आए हैं, बेस्ट इज रोज़ वाटर। सीरियसली अगर असली रोज़ वाटर मिल रहा है तो आप, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ, बाकी जो हाइड्रेटिंग वो होते हैं स्प्रेज महंगे बहुत हैं, रोज़ वाटर सस्ता है तो कॉमनली हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेकअप रिमूव करने की एक बहुत छोटी सी टिक के आप किस तरीके से जल्दी से मेकअप रिमूव? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फेस के ऊपर आपने क्लेंजर लगाना है, कॉटन लें, उसको गीला करें, स्क्वीज़ करें और फिर उससे आपने पूरे स्किन को साफ़ करें। फिर आपने क्या करना है, नॉर्मल कॉटन ले, अच्छी तरह से उसको क्लीन करने के बाद आपने टोनर लेना है, टोनर लगाएं एंड देन अगेन यूज़ ये अपना क्लेंजिंग मिल्क वगैरह, और क्लेंजिंग में कह रही हूँ सॉरी, ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा रह गया है, तो आप दोबारा से प्लेन कॉटन लेकर उसको आपने अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है, पानी लगाकर स्क्वीज़ करें और फिर उसे साफ़ करें। एक बहुत अच्छा ड्राई स्किन के लिए आया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ऑयल फॉर क्लेंजिंग ऑयल होता है, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है, उसको यूज़ करें। थैंक यू सो मच नाज़िया मलिक, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेगमेंट करके भी। आई होप कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत पसंद आया होगा। सलामत रहें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि ईद के मौके पे मेकअप जो है ना वो सबसे बड़ा मसला होता है। फाउंडेशन ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लाइनर टेरा लग गया, उसके बाद मेकअप ठीक से नहीं रिमूव हुआ, तो ये सारे मसले जो है वो हल हो गए और बहुत सारी टिप्स जो है वो मिल गई। आपने मेरे ख्याल से कॉपी और जो है ना पेन लेके सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर ली होंगी, और अगर नहीं नोट डाउन की तो हमारे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप जो है वो इस सबको दोबारा रिपीट में देख सकते हैं। तमाम सोशल हैंडल पे ज़रूर रिस्पांस दें और मुझे दीजिए इजाज़त, सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात हुई कल। अल्लाह हाफ़िज़।